इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने जाना द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और उनसे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आज हम समझेंगे कि किस किस टाइप की समस्याएं आती हैं और कौन कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम इक्वेशंस बनाएंगे। ये जानते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलों का योग और गुणनफल के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे संख्याओं पर आधारित समस्याओं के बारे में। इसके बाद बात करेंगे भिन्नों पर आधारित समस्याओं के बारे में, फिर आयु पर आधारित समस्याओं के बारे में, फिर समय, दूरी, गति। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे क्या ज्यामितीय समस्याओं पर आधारित समस्याओं के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक है जो हमें आज पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो यूपी वर्ड जनता, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने जाना द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और उनसे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे द्विघात समीकरण में वर्स्ट प्रॉब्लम की। देखो प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे के सामने कि ज्यादातर उसको इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है। सिंपल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको तो वो सॉल्व कर लेता है, लेकिन जब आती है बात डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना इक्वेशन बनाने की, तो वहां प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि किस किस टाइप की समस्याएं आती हैं और कौन कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम इक्वेशंस बनाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि इक्वेशन सही बने, क्योंकि अगर इक्वेशन सही बन जाता है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलों का योग और गुणनफल के बारे में। तो हमने कहा सर ये क्या था? तो देखो ऐसा है कि लास्ट जो हमारा वीडियो था, लेक्चर था, उसमें जो है बहुत लंबा लेंथी हो गया था। तो हमने कहा कि भैया कुछ टॉपिक बाद में पढ़ा देंगे, जिसमें से एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे जो है ना आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैंने कहा इस टॉपिक को यहाँ पे बता दिया जाएगा कि मूलों का योग और गुणनफल क्या है और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे संख्याओं पर आधारित समस्याओं के बारे में। ठीक है, कि भैया कि संख्याओं पर आधारित समस्याएं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, क्या कंडीशन फॉलो करनी है, क्या चीजें लेट करनी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे भिन्नों पर आधारित समस्याओं के बारे में, फिर आयु पर आधारित समस्याओं के बारे में, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। क्लियर? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज्यादातर चांसेस हैं या तो एज वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी आयु वाले, या फिर समय, दूरी, गति वाले क्वेश्चंस। बस में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बच्चा अक्सर यही कंफ्यूज होता है जब बोट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, नाव वाले क्वेश्चन, धारा वाले क्वेश्चन, वहां पे दिक्कत करता है। ट्रेन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस चीज को अच्छे से हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे क्या ज्यामितीय समस्याओं पर आधारित समस्याओं के बारे में। ठीक है, ज्यामिति मतलब आपका क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, उनसे रिलेटेड समस्याएं आएंगी, है ना। परिमाप से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड आपको इक्वेशंस बनाने होंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज आता है ना। तो वो सारी चीजों को देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब वो ज्यामिति से रिलेटेड हो। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक है जो हमें आज पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलों का योग और गुणनफल के बारे में। क्लियर? ठीक है, अच्छा जी, इससे पहले वाले जितने भी कॉन्सेप्ट मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं, तो आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी समस्या है द्विघात समीकरण में तो एक बार जाकर के प्लीज चेकआउट कर लो, उसको अच्छे से पढ़ समझ लो, क्योंकि अगर सारे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे तो यार प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने। बात समझ में आई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा सर अगर मैं बात करूं मूलों का योग और गुणनफल के बारे में कुछ चीजें हैं, तो मैंने कहा एक चीज रिवाइज करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण के बारे में बात की थी, जो था हमारा क्या, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये चीज आप लोगों ने देखी थी। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा क्या था, व्यापक समीकरण था। क्लियर? अगर इसके रूट दे रखे हो तो हमने कहा कि रूट क्या होते हैं, यानी मूल। मूल क्या होते हैं, यानी एक्स की जो वैल्यूज आ रही होती है उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर हमें भाई अभी हम क्या कर रहे थे, मूलों की वैल्यू निकाल रहे थे, एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। बट यहाँ पे हमें मूल गिवन होंगे, उनका नेचर गिवन होगा। ठीक है, तो किस तरीके से इक्वेशंस बनाने हैं, उनके मूलों के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में है। ठीक है, तो मान लीजिए अल्फा और बीटा हमारे क्या है, मूल है। अल्फा और बीटा हमारे क्या है, मूल हैं। अगर अल्फा बीटा मूल है
ठीक है, और व्यापक समीकरण हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। तो इस कंडीशन में दोनों में क्या रिलेशन आएगा, तो पहला आता है मूलों का योग। क्या है, मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। मूल हमारे क्या है, अल्फा बीटा, तो मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, हमने कहा सर माइनस बी अपॉन ए होता है। इस चीज को आप याद रखोगे क्या, कि मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए। अब बी और ई की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो हमने कहा सर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से हम क्या करेंगे, जो भी हमें इक्वेशन मिलेगा हम उससे कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो हमें मूलों का योग मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज आती है क्या, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करता हूं, तो ये होता है सी अपॉन ए। क्या होता है, हमने कहा सर सी अपॉन ए होता है। ठीक है, फिर से वही सी और ए की वैल्यू क्या करेंगे, तो हमने कहा सर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, उठा के रख देंगे, तो सम यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों आ जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या पूछता है डायरेक्टली कि मूलों का योग क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि ये दोनों चीजें देगा क्या, कि एक इक्वेशन है जिसके मूलों का योग ये है, गुणनफल ये है, तो इक्वेशन फाइंड करो। तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या है, इसको भी याद कर लेंगे। तो हमने कहा सर अगर मूलों का योग और गुणनफल गिवन हो, तो उस कंडीशन में इक्वेशन हमारा होगा ऑलवेज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये है हमारा इक्वेशन। व्हेन क्या हो, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल गिवन हो, तो समीकरण हमारा होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस है अच्छे से समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो जेहेतु क्या करोगे, डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे रख दोगे, भाई मूलों का योग रख दोगे, गुणनफल रख दोगे, इक्वेशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको दिमाग में रखना है क्या, कि हमें जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा यानी द्विघात समीकरण मिलेगा, उसको हम उसके व्यापक समीकरण यानी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकल आएगी। अगर उसने मूलों का योग और गुणनफल पूछा होगा तो हम डायरेक्टली यहां से निकाल लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। कहीं पे क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया कि मूलों का योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो समीकरण क्या होगा, तो आप समीकरण की बात कर लोगे। एक क्वेश्चन और आता है वेरीफाई करने वाला, तो उसको हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो भैया याद रखना बेसिक का कॉन्सेप्ट है, और इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। क्लियर है, तो अच्छे से समझिएगा। क्लियर, तो चलते हैं आगे। तो हमने कहा सर एक क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन, इसकी बात कर लो। कह रहा है कि भैया यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो मूल ज्ञात करें और योग और गुणनफल को सत्यापित। अब कहानी बन गई। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से एक बार देखता हूं। इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, देन फाइंड द रूट्स एंड वेरीफाई द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या करना है, इस सब चीज को समझिएगा। पहले हमें जो भी इक्वेशन दे रखा है उसको सॉल्व करना है, वही मूल आएंगे और उन मूलों को वेरीफाई भी करना है। क्लियर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या है, हमने कहा सर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे गुणनखंड विधि से, तो हमने कहा 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की गुणांक यानी 1 से होगा, 3 इंटू 1 इज 1। ठीक है, अच्छा जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बन जाए 3, 3 प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, जिनको भी ना समझ में आए ये बात, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इससे पहले लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में, कौन से, द्विघात समीकरण वाले लेक्चर को एक बार देख लेंगे अच्छे से, जहां से ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, और x अंदर जाएगा तो ये x प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और माइनस 1 कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, अक्सर यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ माइनस साइन है
तो आपको ओवरऑल से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमेशा। अगर आप माइनस कॉमन नहीं लोगे क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब हमने कहा ओवरऑल अगर बात करूं तो क्या होगा, हमने कहा सर x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गए। क्या हमने कहा सर x इक्वल टू 0 रखोगे तो एक आएगा 3 और एक आएगा 1। हमने कहा सर 1 आ गया और 3 आ गया। यहाँ तो कोई समस्या हमने कहा नहीं होनी चाहिए, है ना। सिंपल सा क्या किया है हमने कहा सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको सॉल्व। जब सॉल्व किया तो x की दो वैल्यूज आई और यही क्या है हमारे मूल है। तो हमने कहा सर यही हमारे क्या बनते हैं मूल है, यानी अल्फा और बीटा है। तो एक को मान लेंगे हम अल्फा और एक को मान लेंगे हम बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सत्यापित करना है किसको, मूलों के योग और गुणनफल वाले इक्वेशन को। हमने कहा ठीक है सर, हमें मूलों का योग दे रखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन को उठाओ और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करोगे तो देखो क्या मिलेगा। तो हमने कहा सर अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी यहां से हमें क्या 1, बी की वैल्यू मिल जाएगी -4 और सी की वैल्यू मिल जाएगी हमको 3। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड यानी व्यापक समीकरण से क्या किया, कंपेयर किया, तो हमको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 3। क्लियर, हमने कहा ठीक है सर। अब क्या करना है, हमने कहा सर सत्यापित करना है तो उसके लिए इन वैल्यूज को उठा के इसमें रखेंगे। हमने कहा सर अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू रख दोगे और यहाँ से ए बी और ए की वैल्यू उठा के रख दोगे। अगर एल एच इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा यानी बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष, तो ये आपका संतापित हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से क्या करना है, वैल्यू को उठा के रख देना है। तो चलो आ जाओ करते हैं। हमने कहा सर अल्फा की वैल्यू है हमारी 1 और बीटा की वैल्यू है 3 इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है, तो हमने कहा सर बी की वैल्यू है -4, तो साइन के साथ रखेंगे तो आएगा -4 और अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1, सर 1। 3 + 1 4 हो जाएगा। हमने कहा सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 4। हमने कहा सर दाया पक्ष इक्वल टू बाया पक्ष, तो ये प्रूफ हो गया, संतापित हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होगा। यही चीज यहाँ पे करनी है। क्या करना है, मूलों को ज्ञात करना है और फिर योग और गुणनफल को संतापित करना है। एक पार्ट हो गया। हमने कहा सर दूसरा भी संतापित कर दीजिए, क्या कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a वाले पार्ट को। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, तो हमने कहा सर 1, बीटा की वैल्यू क्या है 3, तो 1 इंटू 3 इक्वल टू c। अब यहाँ आ जाओ, c की वैल्यू क्या है 3 और 1 a की वैल्यू क्या है 1। तो आप यहाँ पे भी देख रहे होगे कि 3 इक्वल टू 3 आ गया और दाया पक्ष इक्वल टू बाया पक्ष, यानी ये भी क्या हो गया कि सिद्धम ये चीज संतापित हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी 2 मार्क्स। सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, द्विघात समीकरण दे दिया आपका, और द्विघात समीकरण में क्या कहेगा कि मूल ज्ञात करो और मूलों के योग और गुणनफल को सत्यापित करो। कंफ्यूज नहीं होना है, इजी सा क्वेश्चन आएगा, इसको कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण में मूलों का गुणनफल 4 और उनका योग -5 है, समीकरण ज्ञात करो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमने कहा सर क्या दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग दे रखा है। समीकरण द्विघात समीकरण, मूलों का गुणनफल 4 है और योग कितना है -5। तो हमने कहा अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -5 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना। ठीक है, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4 एंड देयर सम इज -4। तो सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5, अल्फा इंटू बीटा इज 4। क्लियर, ठीक है जी। अब क्या करना है, हमने सर इक्वेशन बताना है। अगर इक्वेशन बनाना है तो हमने कहा सर अभी आपने इक्वेशन हमको बताया क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा -5x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हो सकता है इसको सॉल्व करने के लिए भी पूछ ले क्या कि भैया अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, तो आप क्या करोगे 4 1 जा 4, 4 इंटू 1 फैक्टर बन जाएंगे और इसको यहाँ से गुणनफल विधि द्वारा
सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इजी था, सिंपल। क्या क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेना। क्या कि भैया मूलों का गुणनफल दे रखा है, मूलों का योग दे रखा है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि समीकरण क्या है हमारा। तो हमें सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, और हमें क्या करना है, सीधा इक्वेशन पे रखना है। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, रख दीजिए, काम ओके, क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट जो छूटा था हमने उसको यहाँ पे देख लिया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, संख्याओं पर आधारित समस्याओं की। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका अंकों वाले क्वेश्चंस और एक आता है आपका नॉर्मल संख्या वाले क्वेश्चंस। तो आपके दिमाग में क्या चीजें होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की बात कर लूं तो जब भी सिर्फ इक्वेशन आपने पढ़ा, जैसे यहाँ पे अगर पढ़ोगे दो संख्याओं में वर्गों का अंतर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना 5 गुना जो भी है, तो हमने पूरे इक्वेशन को पढ़ा। यहाँ पे कहीं पे भी अंक की बात नहीं हुई, यहाँ कहीं पे भी डिजिट की बात नहीं हुई, क्लियर। अगर डिजिट की बात नहीं हुई इट मीन्स कि हमें क्या लेट करना है, सिंपल सा हमें लेट कर लेना है कि भैया दो नंबर हमारे क्या है, एक्स एंड वाई। बाद में इनके बीच में रिलेशन देख लेंगे यार, क्लियर। या फिर छोटी संख्या को रिलेट करते हैं, मतलब छोटी संख्या को एक्स लेट करते हैं और बड़ी संख्या से उसे आंसर को क्या करते हैं, रिलेशन को चेक करते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ये सिंपल दो इक्वेशन बना लो और फिर एक से रिप्लेस कर दो, तब भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब पूरे इक्वेशन में सिर्फ संख्या की बात कर रहा होगा तो दो संख्याओं को हम एक्स और वाई लेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उन्हीं संख्याओं वाले क्वेश्चन में क्या पूछ ले, क्या कह दे कि भैया क्वेश्चन आपने पढ़ा उसमें संख्या वर्ड भी आ रहा है और अंक भी आ रहा है, डिजिट भी आ रहा है और नंबर्स भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में ऑलवेज लेट करोगे कि तुम्हारे अंक जो हैं क्या है, एक्स एंड वाई है, और जो संख्या है वो आपकी है 10x+। और इसमें एक है कि जब क्या करते हैं, संख्याओं को रिवर्स कर देते हैं, यानी इनके स्थानों को बदल देते हैं, स्थानों को बदल देंगे तो हमारी संख्या बन जाती है 10y+x, ठीक है। तो ये एक कहानी बनती है क्या कि जब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या होता है, नंबर्स होता है, यानी संख्याओं वाली समस्याएं होती है, इसमें दो टाइप की समस्याएं बनती हैं। एक सिंपल सा संख्याओं से रिलेटेड होता है, यानी पूरा इक्वेशन पढ़ो तो उसमें सिर्फ संख्या वर्ड होगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ संख्याएं, तो हमेशा क्या करोगे, लेट कर लोगे कि एक संख्या एक्स दूसरी संख्या वाई है, बात खत्म। जो रिलेशन होगा इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना दोगे। लेकिन अगर इक्वेशन को पढ़ा और वहां पे क्या आ जाए, डिजिट यानी अंक, अगर अंक आ गए और संख्या वर्ड दोनों आ गया तो उस कंडीशन में अंक हमेशा लेट करोगे एक्स एंड वाई, यानी डिजिट को आप लेट करोगे एक्स एंड वाई, और उस संख्या को लेट करोगे 10x+y। उसमें अक्सर एक कंडीशन और दे देता है क्या कि अंकों की स्थान को चेंज कर दे, ठीक है। अगर क्या करा, अंकों के स्थान को चेंज किया, इंटरचेंज कर दिया, तो उस कंडीशन में जो हमारी नई संख्या बनेगी वो 10y+x होगी। अगर ये चीज क्लियर है और आप ऐसे लेट करोगे तो इक्वेशन बनाने में भी आसान होगा और गलती कम होगी। तो चलो आ जाओ जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45, क्या है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45। हमने कहा ठीक है सर, और द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम द लार्जर नंबर। तो हमने कहा सर एक साथ पूरा क्वेश्चन न पढ़ के क्या करो, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते चलो। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, यहां से यहां तक आती है, क्या कह रहा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो हमने कर लिया, माना संख्याएं क्या है हमारी, तो मान लिया कि संख्याएं हमारी x एंड y, x और y, और ये भी मान लेते हैं कि x क्या है, y से बड़ा है। एक संख्या तो बड़ी होगी, लेट कर लो कि x बड़ी है, तो कंडीशन देगा तो उसमें चीजों को सॉल्व करना आसान होगा। हमने कहा ठीक है सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब इसने कहा दो संख्याओं का योग का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्ग कर लो संख्या का, तो हमने कहा x² और क्या होगा आपका y² होगा, और अंतर है तो यानी सब्ट्रैक्शन होगा। तो दे रखा है क्या, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, यानी x² - y² इज 45। ये आपका बन गया समीकरण 1। हसन भाई अब इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, क्या कह रहा, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, द डिफरेंस, हमने कहा सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस
स्क्वायर किया दोनों नंबर्स का, तो दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस हमारा क्या है 45 है। बात समझ में क्लियर है? तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। देन अब बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की। हमारा पहला इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन क्या है, कह रहा कि द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो हमने कहा सर छोटा नंबर हमने वाई लेट किया था, तो कह रहा द स्क्वायर ऑफ, यहां आ जाओ, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग कर दो। हमने कहा सर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, बड़ी संख्या के 4 गुना है। जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है तुम्हारी x, इसका 4 टाइम्स। बस में क्या कह रहा कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या हमारा y है, उसका जो वर्ग करो वो हमारे 4 गुना है बड़ी संख्या के। तो बड़ी संख्या हमारी x है, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर, अब क्या करना है, तो हमने कहा सर वाई स्क्वायर पे वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 पे रखो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर लो। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? ठीक है, चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो हमने कहा सर यहाँ आ जाते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, और यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 पे रखने पे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देना क्या कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान रखने पर, यानी वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 पे रखने पर। ठीक है, तो उठा के रख दिया, तो क्या बन गया, हमने कहा सर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और इसको इधर ले आओ तो माइनस 45 इक्वल टू 0। प्लस 45 है तो माइनस हो जाएगा, और वाई स्क्वायर 4x है, तो रख दिया हमने सिंपल सा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है बेटा, ओके। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, तो हमने सर गुणनखंड विधि का यूज कर लो। एक्स स्क्वायर 4x माइनस 45, तो 9 4 जा, क्या करते थे, फिर से एक बार जिनको गुणनखंड विधि याद नहीं है, क्या करना है, हमने कहा सर इस टर्म को एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 इंटू 1 45 आएगा, और इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि माइनस है तो माइनस करने पे बीच वाला टर्म आए, यानी 4। ठीक है, तो 45 9 4 जा 45, और 9 से 4 गया 5, सॉरी 9 5 जा 45, 9 पन्ना 45, 9 5 जा 45, और 9 से 5 गया 4, तो फैक्टर बन गया। तो जल्दी से कर लेंगे। तो हमने कहा सर ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5 x माइनस 45 इक्वल टू 0। क्या चीजें होनी याद है ना, क्या करना है, 40 फैक्टर, और उस फैक्टर के बाद इस साइन को देखते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए, अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए था। तो इस तरीके के फैक्टर्स को हम ढूंढते हैं, यानी इस तरीके के गुणनखंड को हम ढूंढते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन सीधा सीधा हो गए 45, और 45 को ऐसे फैक्टर ढूंढने थे, गुणनखंड ढूंढने थे कि सब माइनस करने पे क्या आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए। तो 9 5 जा 45, 9 पना 45, तो 9 में से 5 गए 4, तो हम 4 की जगह क्या लिखेंगे, 9 माइनस 5। ठीक है, अच्छा जी हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ऑफ 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। हमने कहा x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 9, और प्लस 5 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। ओवरऑल कॉमन लोगे तो ये आएगा x माइनस 9 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मैं x की 2 वैल्यूज आएंगी, हमने कहा सर 9 एंड माइनस ऑफ 5, क्या आएगा 9 और माइनस 5। ठीक है, तो हमने कहा सर अगर x की वैल्यू 9 है, x वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमने कहा सर y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 4 इंटू 9, तो 4 से 2 और 9 से 3 निकल जाएगा, 3 दूनी 6, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 6। माइनस 5 अगर लेते हैं तो क्या आएगा, तो माइनस 5 माइनस 20 आ जाएगा, माइनस 20 रूट के अंदर आ जाएगा जो कि डिफाइंड नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो निगेटिव वैल्यू है उसको हम नहीं लेंगे। बस में क्यों नहीं लेंगे बेटा, याद रखना, माइनस 5 जब रखोगे तो माइनस 20 आएगा, और स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट आ जाएगा,
है ना, वर्गमूल आ जाएगा। अब वर्गमूल के अंदर कोई नेगेटिव टर्म डिफाइंड ही नहीं है अभी के लिए, ठीक है, आगे चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा, बट अभी के लिए क्या करेंगे कि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म है यानी हमारे लिए डिफाइंड नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। यानी कौन सी वैल्यू रखोगे, x इक्वल टू 9, तो क्या आएगा वैल्यू, क्या कि नंबर हमारा क्या है 9 और 6। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। जिसको न समझ में आए भाई थोड़ा सा पीछे जाना, फिर से एक बार देखना, क्योंकि इक्वेशन बनाना सीखना है, सॉल्व करना तो सबको आता है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो हमने कहा सर अब दे रखा है, देखो आ गया क्या, एक दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल क्या है क्या नहीं। तो मैंने अभी बताया आपको कि जब संख्या की बात आएगी, जैसे इस इक्वेशन में क्या था, ओवरऑल क्वेश्चन जब पढ़ा तो आपने देखो यहाँ पे भी संख्या है, यहाँ पे भी संख्या है, यहाँ पे भी संख्या है और संख्या है, यानी हर जगह सिर्फ और सिर्फ संख्या है। अगर सिर्फ संख्या है तो कोई समस्या नहीं थी, हमने सिलेक्ट कर लिया कि संख्या हमारी एक्स और वाई है और काम हो गया, ठीक है। लेकिन अब जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो पहले क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं क्या कहानी। मैंने कहा सर इस क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पे तो अंक है, अंक मतलब डिजिट है, यहाँ पे संख्या है, नंबर है ना, नंबर हो गया। वैसे चलो आगे, अंक गुणनफल है, यहाँ पे संख्याएं हैं, फिर से अंक है ना, संख्या बताइए। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएंगे कि अंक और संख्याएं दोनों वर्ड क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हमेशा जो है मानना है, क्या लेट करना है कि माना, क्या माना कि जो अंक हैं वो x और y, और अंक अगर x और y हैं तो संख्याएं क्या होंगी। तो हमने कहा सर तो संख्या हमारी हो जाएगी 10x प्लस, ठीक है। हमें क्या कहा, माना अंक हमारे क्या है x और y है, और अंक अगर x और y है तो संख्या क्या होगी 10x प्लस y होगी, सिंपल सी कहानी है। क्लियर, हमने कहा ठीक है सर। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो हमने कहा सर अभी अब क्वेश्चन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 18 है, पहली कंडीशन। तो अंक हमारे क्या हैं, x और y। अच्छा इसमें यह भी याद रखना कि क्या करना है, हमें अंक अलग और संख्या अलग। अंक अगर हमारे x y है तो संख्या हमारी 10x प्लस y है। तो जब ऑपरेशन वो अंकों में कहेगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, अंकों का गुणनफल, तो हम जो भी कंडीशन लगाएंगे वो x और y पे लगाएंगे, लेकिन जब संख्या की बात आएगी तो हम इस पे ओवरऑल वर्क करेंगे। बात समझ में आई, अंक की बात करेगा तो एक्स वाई का यूज करेंगे, और संख्या की बात करेगा तो 10x प्लस वाई को यूज करेंगे। तो कह रहा उसके अंकों का गुणनफल 18 है, तो अंक हमारे क्या है x और y, तो गुणनफल 18 है यानी x इंटू वाई इक्वल टू 18। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण बन गया ए, ठीक है। अब बात करते हैं अगली कंडीशन की ओर। अगली कंडीशन क्या कह रही है, कह रही है कि जब संख्याओं में से 63 घटा लिया जाता है तो अंक अपने स्थान बदल लेते हैं। क्या कि when 63 is subtracted from the number, the digit interchange their place। मैंने ये भी कंडीशन बताई थी कि जब डिजिट, जब क्या हो, अंक अपने स्थान को बदलेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो उस कंडीशन में संख्या हमारी क्या होगी 10y प्लस x होगी। तो आ जाओ लगाते हैं। तो उसने कहा कि जब संख्या में से 63, तो संख्या हमारी क्या है 10x प्लस वाई, संख्या क्या है 10x प्लस वाई, इसे मैंने 63 घटाया, 63 घटाया जाता है तो अंक अपने स्थान बदल देता है। और अंक जब अपने स्थान बदलेगा तो क्या बन जाएगा, तो हमने कहा सर x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई और y की वैल्यू उठा करके यहां से रख दो। तो हमने कहा सर ये आएगा 10x, x गया इधर आएगा माइनस एक्स प्लस वाई, 10y इधर आएगा माइनस ऑफ 10y, और 63 उधर भेज दो। सॉल्व किया, 10x से x गया 9x, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9y इक्वल टू 63। 9 कॉमन लेके उधर भेज दोगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन में 63, 9 7 63, ये आ जाएगा 7।
तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो कंडीशन पता तो कितनी आसानी से इक्वेशन बन जाता है। क्लियर है? हमने कहा सर x माइनस वाई क्या हो गया, इक्वल टू 7 आ गया, x इंटू वाई इक्वल टू 18 आ गया। यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाल लो तो क्या आएगा, हमने कहा 18 अपॉन x आएगा। क्लियर? अब क्या करना है, इस वैल्यू को उठा करके समीकरण 2 में रख देना है। तो जैसे रखोगे, ठीक है, हाँ आगे आ जाते हैं। हमने कहा सर इक्वेशन हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू कितना 7 और y की वैल्यू आ गई है 18/x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट यहाँ पे डालेंगे क्या कि भैया y का मान समीकरण 1 पे रखने पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज 18 अपॉन x इक्वल टू 7। सॉल्व कर लीजिए तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 7x। भाई ओवरऑल में अपॉन में x आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18 अपॉन एक्स, एक्स इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7x इधर भेज दो तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। देखो प्लस 7x है, इधर जाएगा माइनस। सिंपल सी कहानी है, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो इक्वेशन क्या आएगा, हमने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब 18 इंटू 1 18, 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे क्या आ जाए 7 आ जाए। तो अपने का 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7, यानी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। और सॉल्व करिए, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा x माइनस 9 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू देखो यहाँ से आ जाएगी 9 और माइनस 2, तो माइनस 2 लेंगे नहीं क्योंकि डिजिट मानी थे एक्स वाई, तो वो नेगेटिव तो होगी नहीं, तो माइनस 2 वैल्यू हम नहीं लेंगे। क्या होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या 9। x की वैल्यू अगर 9 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, तुमने कहा उठा के यहाँ रख देते हैं, तो y इक्वल टू आएगा 18/9, 9 टू 18, यानी y की वैल्यू आ गई आपका। तो फाइनल आंसर आ गया क्या कि सर x की वैल्यू क्या है 9 और y की वैल्यू हमारी क्या है 2 आएगी। अब देखो एक चीज ये भी याद था कि भैया अगर डिजिट वाले क्वेश्चंस हैं तो जो भी आंसर आएगा, जो भी x और y की वैल्यू आएगी 0 से लेकर 9 के बीच में आएगी। बस में उसमें 10 11 12 कुछ भी नहीं आएगा, 0 से लेकर 9 तक आएगी, तभी तो डिजिट्स हैं। और फिर उसको रख करके हम इक्वेशन निकाल लेंगे। तो हमें क्या बात करनी है, तो हमने कहा सर संख्या ज्ञात करनी थी, तो संख्या हमारी क्या है 10x प्लस वाई, यही तो लेट था 10x प्लस वाई। हमने कहा 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 9 और प्लस वाई की वैल्यू है 2, तो ये हो गया क्या 90 प्लस 2 यानी 92। तो आपका फाइनल आंसर 92 आएगा बेटा। ठीक है, कई सारे बच्चे क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के सोचते हैं उनका फाइनल आंसर क्या है, नहीं, जो पूछा है क्या पूछा संख्या ज्ञात करने को है तो आपको संख्या ज्ञात करके निकालनी पड़ेगी एट द एंड, ये आपका फाइनल आंसर होगा बस में। तो इस तरीके से वर्ड्स प्रॉब्लम में जब नंबर्स की बात आएगी तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नहीं दो टाइप के हैं, मतलब एक में जिसमें अंकों की बात हो रही होगी, एक में जिसमें सिर्फ संख्याओं की बात हो रही होगी। तो दोनों की कंडीशन समझ लीजिएगा और दोनों की कंडीशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम इक्वेशन बनाते हैं इस बात को समझिएगा, क्योंकि सारा गेम समीकरण बनाने में है, सॉल्व करना आपको आता है अच्छे से। क्लियर? चलो आ जाओ एक अगला सवाल, कभी कभी ये वाले क्वेश्चन से बहुत पूछता है। अब इसके लिए मैं रूल बता दे रहा हूं, क्या कह रहा कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए 3 consecutive, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है ये चीज समझिएगा। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या जब भी कॉन्सेक्यूटिव वर्ड्स यानी क्रमागत संख्याओं की बात करेगा तो पहला आता है क्या कि 3 क्रमागत संख्याएं, तो जब भी 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की बात करेगा, क्रमागत संख्याओं की बात करेगा, तो हमेशा संख्याएं तुम x प्लस 1 और x प्लस 2 लेट करो। क्रमागत मतलब समझते हो 2 3 4 4 5 6 7 8 9 11 12 13 21 22 23, तो ये हमारे क्या क्रमागत संख्याएं। ठीक है,
प्राकृतिक संख्याएं हैं तो फ्रैक्शन वाला पार्ट ही खत्म है, यानी 1 2 3 3 4 5 ऐसे ही कुछ आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएंगे, है ना। अच्छा जी, तो जब भी आपके क्वेश्चन में ये कहे कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो उन प्राकृतिक संख्याओं को तो हमेशा मानोगे क्या, x, x+1, x+2, ठीक है। अगर यहीं पे कहे तीन क्रमागत सम संख्याएं, क्या कहे, तीन क्रमागत सम संख्याएं, ये तीन क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स, कंजुगेटिव इवन नंबर की बात करें, सम संख्याओं की बात करें, तो आपको क्या रखना है, अगर क्रमागत सम संख्याओं की बात करें तो ऑलवेज लेट करना है आपको 2x, 2x+2 और 2x+4। वैसे इसको 2x-2, 2x और 2x+2 भी कर सकते हो, और 2x, 2x+2, 2x+4 भी लेट कर सकते हो। तो x की वैल्यू रखते जाओगे, इवन नंबर मिलते जाएंगे। क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि 2 4 6, 2 4 6, 6 8 10, 10 12 14 या 14 16 18, तो ये हमारी क्या है, क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम्हें कहे विषम संख्या की बात करें, ऑड नंबर्स की बात कर लें, ठीक है, ये इवन नंबर था, ये ऑड नंबर की बात कर ले, विषम संख्याओं की बात कर ले, देख लीजिएगा भाई। चलो अभी जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं। अगर विषम संख्या की बात करें तो हमेशा लेट करना है कि आपकी विषम संख्या क्या है। हमने कहा सर पहली विषम संख्या है 2x+1, फिर लेट करोगे 2x+3 एंड 2x+5। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा भैया लोगों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि जब भी सम संख्या को मानने की बात करेगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या में से x, x+2, x+3 होगा। क्या है, तीन क्रमागत सम संख्याएं, तो तीन क्रमागत सम संख्याएं 2x, 2x+2, 2x+4 होगा। वहीं पे अगर कहे तीन क्रमागत विषम संख्याएं तो 2x+1, 2x+3, 2x+5 होगा। यानी जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या लेट करना है, ये चीज को नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। अगर नोट कर लिया बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो क्या कहानी है, इसने कहा तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो हमने कहा माना जो प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी x, x+1 और x+2। कह रहा है क्या कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 149 है, यानी इनके वर्गों का योग क्या है, 149 दे रखा है। तो एक x का वर्ग x², ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर, है ना। तीन क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो अगर हमारे कंसेक्यूटिव क्रमागत संख्या क्या है हमारी x, x+1, x+2 है, तो इनका वर्ग क्या होगा x², x+1 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर, और इन तीनों का सम दे रखा है कितना, 149। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ जल्दी से। तो हमने कहा सर पहला होगा x² a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी 2 × 2 4x इक्वल टू 149। सिंप्लीफाई करो तो x², तो ये आपका आ जाएगा 3x², ठीक है, 2x 4x, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 6x 1 4, 4 + 1 5, और 5 उधर 5 है ना, प्लस 5 हो गया, और 149 इधर जाएगा तो 1 माइनस आ जाएगा, है ना, यहाँ प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा। सॉल्व करोगे तो जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 144 इक्वल टू 0। 149 माइनस 5, बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस तो माइनस, ठीक है। हमने कहा सर देखिए 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 चौको 12, 3 9 24 हो जाएगा, तो 3 से सब में डिवाइड कर दो। तो क्या करोगे, समीकरण जो भी है हमारा उसमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस 3 × 6 2x माइनस 3 चौको 12, 12 आएगा 2, 3 9 24 इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन बन गया।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48, ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48। अब 48 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। 48 सचिन, है ना। तो 12 24 32 12 चौक 48, 12 में से 4 के कोई दिक्कत नहीं है ना। 16 32 16 48 से भी काम नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर को सर्च करेंगे। थोड़ा सा स्पेस में खाली कर लूं, देन बताता हूँ कि इसके फैक्टर्स किस तरीके से होंगे। भाई कभी कभी कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन नहीं करनी। हमें क्या करना है, 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाए, ठीक है। चलो आ जाओ, देखते हैं क्या कहानी है। तो जब भी आपको ऐसे फैक्टर करने ना आए, हमने कहा सर 144 है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ क्या 12 इंटू 12, और फैक्टर की बात करूँ तो यार 4 इंटू 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इसका जाएगा, और 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इसका आ जाएगा। यही होगा 4 12 4 12। तो ये हमारे क्या हो गया, 144 के फैक्टर हो गया। हमें क्या करना है, ऐसे नंबर बनाने हैं जिससे क्या हो जाए कि माइनस करने पे 2 आ जाए। चलो आ जाओ देखते हैं। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 बरम 144, सॉरी 144 आ गया, यहाँ तो 48 आएगा, ठीक है। सॉरी इस चीज को ध्यान रखना। मैंने कहा 48 के फैक्टर करने थे सर, 48 है ना। तो 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या, हमने कहा सर 12 इंटू 2 इंटू 2, 12 24 24 दूनी 48, 12 का हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी 2 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा फैक्टर हो गया। तो देखो एक तो तरीका वही है कि 48 लेकर के अपने पुराने तरीके से सॉल्व कर लो, या हमें क्या करना है, सिंपल सा इन्हीं के फैक्टर करते चले जाने, जो भी फैक्टर पहला दिमाग में है उसी को लेकर के आगे बढ़ते चले जाओ, एट द एंड सबके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। चलो तो हमने कहा 2 दूनी 4 टाइम 12 और 12 24 24 दूनी 48, काम खत्म, फैक्टर बन गए। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे फैक्टर्स की कि भैया इनके फैक्टर क्या बनेंगे। अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करता हूं, कर रहे हैं हमने कहा सर इनके फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4 4 टाइम 12, और 12 में से 4 गए तो काम नहीं बन रहा, ठीक है। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8, आए है देखो बन गया 8 3 48, और 8 में 6 गए 2, हमारा काम हो गया। देखो ये चीज मैंने क्यों की, ये इसलिए की कि जब आपको फैक्टर नहीं आ रहा तो कैसे हमें चीजों को रिलेट करना है। तो आप सिंपल सा जो भी नंबर हो जिसके फैक्टर्स निकालना पहले ऐसे निकाल लो, और फिर कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन देखोगे कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपकी कंडीशन को फॉलो करता दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो चलो इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो हमने कहा सर ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 एक्स माइनस 48 इक्वल टू 0। जल्दी सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इक्वल टू 0। x कॉमन तो x प्लस 8 और माइनस 6 कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x प्लस 8 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 और माइनस 6, सॉरी माइनस 8 और प्लस 6, ठीक है। तो 3 क्रमांक संख्याएं क्या होंगी, तो हमने कहा सर अगर यहाँ 6 मानोगे तो आएगा 6 7 और 8। हमने कहा सर अगर माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे तो माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6, या तो ये 2 आंसर्स आएंगे। बस उनमें आपको हमेशा फाइनल आंसर देना है, क्लियर है। तो किस तरीके से कॉन्जुगेटिव क्वेश्चंस आएंगे तो क्या लेट करना है ये चीज ध्यान रखना, अगर वो आपको पता है तो इक्वेशन सॉल्व करने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी भिन्नों पर आधारित क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमेशा जब भी फ्रैक्शंस की बात करेंगे यानी भिन्न की बात करेंगे तो हमें क्या लेट करना है, बस ये समझ लो। तो हमको हमेशा जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को लेट करना है, ये हमारा क्या है भिन्न, यानी अंश को x हर को y लेट कर लो, और जो भी कंडीशन देगी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व। सिंपल सा ट्रिक है, क्या करना है, अंश को x लेट कर लो, हर को y लेट कर लो। अगर अंश और हर के बीच में रिलेशन देगा तो आप x y में बात करोगे, लेकिन अगर नंबर में रिलेशन देगा तो x अपॉन y में बात करोगे, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर क्या होगा, x अपॉन y होगा, और
अंश हर क्या होंगे, तो अंश हमारा एक्स वाई और हर हमारा वाई होगा। बस नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, समझ लो और जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ, आ गया क्वेश्चन हमारे सामने। क्या कह रहा, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, और इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन इट्स रेसिप्रोकल ऑफ दिस देन फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, फाइंड है हिंदी वालों के लिए भैया। हमने कहा किसी भिन्न का हर अंश के दो गुने, हर जो है अंश से दो गुने से एक अधिक होता है, तो यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है तो संख्या, उस संख्या को ज्ञात कर लीजिए। कंप्लीट नहीं है, आप यहां से आगे लिख लेना, क्या, उस संख्या को ज्ञात कर लीजिए, है ना। चलो आ जाओ, संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, वैसे यहीं पे है किसी भिन्न, तो भिन्न क्या है, हमको ये फाइंड करना है। हमने कहा ठीक है सर। अभी मैंने क्या बताया कि जब भी भिन्न वाले क्वेश्चंस आएंगे आपको क्या लेट करना है, तो हमने कहा सर लेट करना है कि हमारा माना क्या, अंश हमारा जो है x है, अंश क्या है x है, एंड हर हमारा जो है y है। अंश x हर y है, तो जो भिन्न होगा क्या, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा भिन्न आएगा वो x अपॉन y आएगा। बस यही खासियत, यही कंडीशन है क्या, कि अंश को x मानोगे, हर को y मानोगे, और संख्या हमारी x अपॉन y होगी। अब चलो कंडीशन, क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं। पहला क्या कह रहा, किसी भी भिन्न का हर अंश के दो गुने से एक अधिक है। हर हमारा क्या है, y। ठीक है, तो किसी भी भिन्न का हर, यानी द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, जो हर है अंश के दो गुने से एक अधिक, जो हमारा हर है अंश हमारा क्या है x का दो गुना यानी 2 से एक अधिक यानी इसके बराबर। देखो जब भी समीकरण बनाने की बात आएगी एक बार इक्वेशन बनाओ, इस पर रीचेक करो क्या उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो कह रहा है भैया अंश, तो सॉरी कह रहा हर, तो हर हमारा y है। कह रहा अंश के, अंश हमारा x है, दो गुना यानी 2, दो गुना यानी 2 का मल्टीपल से एक अधिक यानी +1, जो हमारा हर है अंश के दो गुणों से एक अधिक है। देखो जैसे स्टेटमेंट है वैसा ही इक्वेशन बन रहा है, यानी ये इक्वेशन सही है। तो पहला इक्वेशन बन गया y = 2x + 1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड द रेसिप्रोकल इज 216/21। व्युत्क्रम समझते हैं आप, तो याद रखिएगा क्या होता है कि अगर भिन्न हमारा x/y है तो उसका व्युत्क्रम हमारा y/x होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रहेगा क्या, किसी भी संख्या का हर, तो सॉरी कोई भी भिन्न है x/y तो उसका व्युत्क्रम y/x होगा। तो इसने क्या कहा कि यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम, तो भिन्न हमारा क्या था, तो भिन्न हमारा x/y था, हमने कहा x/y और उसका व्युत्क्रम क्या होगा y/x। कह रहा यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग इतना हो, 2 से ही 16/21, 216/21, तो ये हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। ठीक है, क्या करना है, तो हमने कहा पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y की वैल्यू उठा के रख देते हैं और फिर इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इक्वेशन बनाऊंगा, बाकी आप सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ इधर ही आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, पहले इक्वेशन बना देते हैं यहाँ पे, है ना। तो हमने कहा सर पहला इक्वेशन नंबर 2 उठाया, इसमें एलसीएम लो तो x/y ये xy हो जाएगा, या फिर हमने कहा सर सीधा y की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगा। तो हमने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 से y का मान रखने पर, y का मान रखा तो इक्वेशन बन जाएगा x/2x + 1। दिख रहा है भाई लोगों, क्या है x + 2x + 1। y की वैल्यू उठा के रख दी भाई, y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा सर x/2x + 1 प्लस 2x + 1/x इक्वल टू ये, इसको सॉल्व कर लो यार, क्या हो जाएगा 2 × 21 + 60, 2 × 21 + 60 अपॉन कितना 21। मिश्र भिन्न को सॉल्व करना आता है ना भाई, वही है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे एडिशन हो जाएगा। कर लिया, सिंप्लीफाई करते हैं। हमने कहा सर एलसीएम लोगे तो आएगा x
2x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करोगे, 21 दूनी 42, 42, 42, 6 2 8 और 4 1 5, 6 to 8 और 4 plus 1 is a 5/21। क्लियर? ठीक है, अब क्या करना है, तुमने इसे सिंप्लीफाई करना है, उठा के दूसरे साइड रखो कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर x 2x प्लस 1 इक्वल टू 58/21, इक्वल टू 58/21। क्लियर? क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करके पहले क्वाड्रेटिक बनाना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। तो हमने कहा सर कैसे करेंगे, पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करो अलग और नीचे वाले को अलग। तो क्या होगा यहाँ से, तो हमने कहा सर ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, a स्क्वायर इन 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन 1 प्लस 2ab, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 4x अपॉन, अगर बात करूं तो x इंटू एक्स 2x स्क्वायर और प्लस x इक्वल टू आपका आएगा 58/21। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर इज 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ऑफ 1 और 21 यहाँ डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाए, सॉरी यहाँ डिवाइड में इधर क्या आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इंटू 21 इक्वल टू ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 58 इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर? देखो ऐसा यार, अक्सर इस टाइप में जब कैलकुलेशन आती है ना, बच्चा सिली मिस्टेक करता है प्लस माइनस वाली, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल सा a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 और 2ab यानी 2 इंटू 4x। ठीक है, और नीचे x अंदर जाएगा तो 4x प्लस एक्स। ठीक है, नहीं सॉरी, x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर और x प्लस 1, तो यहाँ x इंटू 1 इज x। ठीक है, ये नहीं है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके आगे क्या करना है, तो हमने कहा सर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको सिंप्लीफाई करके, तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 5, 4x और प्लस 1, 21 यहाँ डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, सेम वे में ये टर्म उधर चला जाएगा, ये 21 को अंदर ले आओ तो क्या होगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 यानी 105 एक्स स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84x प्लस 21 मैम 21 5 से 4 से और 1 से मल्टीप्लाई है, ये आ गया इक्वल टू 58 इंटू 2, तो 2 8 16 की 6 यहाँ से ले, 2 5 10 11, 116 एक्स स्क्वायर प्लस 58 58x। क्लियर? अब क्या करना है, हमने कहा सर साइड टर्म एक साइड ले आइए, तो क्या होगा, तो हमने कहा सर 105 116, अब देख लो ऐसा है, आप इसको इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर के टर्म नेगेटिव होंगे, तो आप उसको बाद में पॉजिटिव करने जाओगे, तो इससे अच्छा है जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव हो, सब बड़ा हो, तो इसमें बड़ा है तो इन सारे टर्म को उधर लेके जाओ, ज्यादा सही रहेगा। तो क्या होगा, तो हमने कहा सर ये आएगा 116 एक्स स्क्वायर प्लस 58x प्लस 58x, और ये प्लस में इधर माइनस में तो माइनस 105 एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 84x, प्लस है तो माइनस 21 हमने क्या किया, इन तीनों टर्म को उधर भेज दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, तुमने इससे इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाओ। तुमने कहा सर 6 में से 5 गए 1, 6 और ये हो जाएगा 0, 0 से क्या हो गया, हमने कहा सर 11 में से 10 गए 1, 11 में से 10 गए 1, सिंपल सा है ना। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर 11x स्क्वायर, 58 84, तो हमने कहा सर 14 में से 8 गए 6, ये हो जाएगा 7 में से 5 गए 2, और x बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, और आपका माइनस 21, इसके साथ कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका बन गया इक्वेशन क्या, 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब 21 इंटू 11 कर लो और ऐसा फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट करने में 26 आ जाए, है ना। तो ये आपका काम है, आप लोग आराम से चाहे गुणनखंड विधि का यूज करिएगा, चाहे
फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करिएगा और लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस माइनस साइन का जरूर ध्यान देना है, खासकर इस वाले टर्म को उधर ले जाते वक्त या ऐसा मल्टीप्लाई करते वक्त, क्योंकि गलती यहीं पे होती है, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप सिली मिस्टेक यहीं पे करते हो, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, 84 है, 58 है, तो 8 में से वो क्या नाम 14 में से 8 गए 6, और ये आपका आ जाएगा 7 में से 5 गए 2, यानी ठीक है माइनस में रहेगा, और 21 है तो -21 इक्वल टू 0। ठीक, क्या करना है क्लियर है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप खुद से। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमने कहा सर अब बात कर लेते हैं एज यानी आयु वाले क्वेश्चंस। मैंने जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा रहा था, यानी रैखिक समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहा था, तो वहां पे भी मैंने एज के कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो कि क्या होना है, कहानी क्या है, इस बात को समझते हैं। मैंने कहा जब भी एज वाली बात आएगी तो सबसे पहले प्रेजेंट एज को आप मान लोगे एक्स एंड वाई। क्या है, हमने कहा सर वर्तमान आयु को मानेंगे, वर्तमान आयु मैंने एज लिख दिया है। ठीक है, तो वर्तमान एज हम लेट कर लेंगे एक्स और वाई, बात समझ में आई। ठीक है, और जैसे हमने क्या किया, वर्तमान एज को एक्स वाई माना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी पीछे की बात होगी, क्या होगी, पास्ट की बात होगी, भूतकाल की बात होगी, तो उस कंडीशन में एज से क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। मैंने कहा 5 साल पीछे की बात है, बात की बात है ना, पास्ट की बात है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एज से वो चीजें सब्ट्रैक्ट होंगी। वहीं पे जब फ्यूचर की बात करोगे, भविष्य की बात करोगे, तो वही एज क्या होगी, ऐड होगी। यानी क्या दिमाग में रखना है कि आपको हमेशा वर्तमान आयु को लेट कर लेना है, उसके बाद अगर कंडीशन क्या है, पास्ट की है, तो उस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, और कंडीशन अगर फ्यूचर की है तो उस एज को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, यानी अगर वो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं कि भैया हम 5 साल बाद या 5 साल पहले की बात है ना, तो उस कंडीशन में एज क्या होगी, x-5 और y-5। अच्छा एक चीज और याद रखना, एज कम होगी तो दोनों की होगी, एज बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर की बात किया तो एक की एज बढ़ा दी दूसरे की नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, वर्तमान एज लेट करनी है। अगर एक कंडीशन हमारी क्या करी कि 5 साल पहले, यानी पहले मतलब मान चलो पास्ट की बात अगर कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है, ऐसे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पे हम रिलेट कर पाओगे कि यार पीछे की बातें हैं। तो जब भी भूतकाल की बात करेगा तो एज दोनों में सब्ट्रैक्ट होगी। अगर फ्यूचर की बात करेगा, मान चलो 5 साल पहले की बात कर रहा है फ्यूचर में, तो इन दिस केस दोनों में क्या होगा, एज में ऐड होगा। तो दिमाग में याद रखेगा कि जब भी पास्ट यानी भूतकाल, भूतकाल यानी सब्ट्रैक्शन, और फ्यूचर की बात करेगा तो दोनों की एज में ऐड होगा। क्लियर, और जो भी कंडीशन देगा, अगर उसने कहा फ्यूचर में ऐसा था, कंडीशंस थी, तो उसका यूज कर लोगे। अगर पास्ट की बात करेगा तो पास्ट में जो कंडीशन देगा वो पास्ट के एज पे वर्क करेगा, ना कि आपकी वर्तमान आयु पे। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझना, देखो बहुत इजी हो जाएगा। आपको हमेशा क्या करना है, तो हमने कहा सर हमेशा ये करना है कि प्रेजेंट एज को लेट कर लेना है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा, 7 वर्ष पहले हमने कहा वरुण की आयु स्वाति की आयु, तो हमने कहा सर पहले वरुण और स्वाति की प्रेजेंट आयु मान लेते हैं। तो हमने मान लिया वरुण और स्वाति। ठीक है, क्या है, स्वाति है, इसकी वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु हमारी क्या है, ये प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ लिखना बाई एक्स एंड वाई। क्या किया हमने, कहा सर वर्तमान आयु हमने मान ली एक्स और वाई। अगर वर्तमान आयु एक्स वाई है तो क्या कह रहा, 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले। अच्छा एक चीज याद रखना, हिंदी में तो फिर भी थोड़ा था क्या, कि अगर आपको ना समझ में आए क्वेश्चन पढ़ के कि ये पहले की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, या ये कंडीशन फ्यूचर से रिलेटेड है कि पास्ट यानी भूतकाल से रिलेटेड है, तो उसके लिए ना हेल्पिंग वर्ब का जो है यूज करिए। क्या, कि जैसे ये कंडीशन पढ़ी, मैंने कहा कि सर 7 वर्ष पहले वरुण की आयु स्वाति की आयु के वर्ग 5 गुनी थी। अब थी वर्ड आया, या इंग्लिश में वॉज आया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज 5 टाइम्स ऑफ जो भी है कंडीशन। तो जैसे वॉज देखा या थी देखा तो हमारे दिमाग में आया क्या, ये पहले मतलब पास्ट की बात है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं कहूँ देयर 3 ईयर हेंस वर्ड हो गया। ठीक है, स्वाति एज विल बी, फिर से हेल्पिंग वर्ब पे आओगे तो ये आ गया विल बी। हिंदी में आओगे तो 3 वर्ष
बाद स्वाति की आयु वरुण की आयु 2/5वां भाग होगी। होगी आगे की बात है। तो देखो ऐसे वर्ड्स पकड़ करके आप क्लियर करोगे कि वो पास्ट की बात है कि फ्यूचर की बात है। अगर पास्ट की बात है तो एज सब्ट्रैक्ट, फ्यूचर की बात है तो एज ऐड, बस इतनी सी कहानी है। तो हमने कहा मान लिया वरुण और स्वाति की वर्तमान आयु XY है। अगर वर्तमान आयु XY है तो क्या कह रहा है क्वेश्चन पे आ जाओ, 7 years ago 7 साल पहले, है ना, क्या कह रहा कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले की अगर बात करता हूं तो सर 7 साल पास्ट में जा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये x-7 हो जाएगा और स्वाति की एज y-7 हो जाएगी। ये बात समझ में आती है ना। अब अगर पास्ट में गए तो दोनों के एज से क्या करोगे, 7 साल कम करोगे। भैया छोटे होंगे तो दोनों एक साथ होंगे, बड़े होंगे तो दोनों एक साथ होंगे, ऐसा नहीं कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। बस में ठीक है। तो हमने कहा सर बात है पास्ट की, कितने 7 साल पहले की। 7 साल पहले क्या है वरुण की आयु, तो वरुण की आयु क्या है x-7, तो हमने कहा वरुण की आयु स्वाति की आयु के वर्ग की 5 गुना थी। स्वाति की आयु क्या है, स्वाति की पास्ट वाली आयु y-7 के वर्ग यानी स्क्वायर के 5 टाइम्स है, इंटू 5 के बराबर। ये हमारा इक्वेशन है। बड़े ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा, 7 वर्ष पहले तो दोनों से 7 सब्ट्रैक्ट किया। पहले वरुण की आयु, तो वरुण की आयु क्या है 7 साल पहले x-7, स्वाति की आयु क्या है y-7। क्या कह रहा, वरुण की आयु स्वाति की आयु के वर्ग, स्वाति की आयु के वर्ग से 5 गुनी थी। तो स्वाति का आयु अगर y-7 है तो इसका वर्ग y-7 का स्क्वायर इंटू 5 टाइम्स इक्वल टू वरुण की एज होगी। क्या ये बात समझ में आई। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। और याद रखिएगा कंडीशंस को कि अगर पास्ट है तो देन सब्ट्रैक्शन। अब दूसरी बात क्या कह रहा, अगली कंडीशन कि 3 वर्ष बाद स्वाति की आयु वरुण की आयु के 2/5 भाग होगी। एज विल बी 2/5 ऑफ दिस। तो हमने कहा एज विल बी है यानी फ्यूचर है तो अब क्या एज होगी। तो हमने कहा सर पहले x थी y थी, प्रेजेंट एज क्या थी x और y, अब क्या होगी। तो हमने कहा सर अब एज हो जाएगी, यहां पे कर देता हूं भाई, क्या पहले x थी अब फ्यूचर में क्या है स्वाति क्या है 3 ईयर हेंस, तो 3 साल होगी तो x+3 हो जाएगा वरुण की एज और y+3 हो जाएगा स्वाति की एज। अब क्या कह रहा कि 3 वर्ष बाद स्वाति की आयु क्या है y+3, वरुण की आयु का 2/5वां भाग होगा, वरुण की आयु का 2/5वां भाग के बराबर है। ये इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, इसको हमने मान लिया क्या इक्वेशन नंबर 2। जब भी इक्वेशन बनाओ एक बार रीचेक कर लो। ठीक है, अच्छा जी अब क्या करना है, तो हमने कहा सर यहां से x की वैल्यू निकाल लो थोड़ा सा, तो ये x इक्वल टू क्या होगा y-7 का होल स्क्वायर इंटू 5 + 7। अब हमने कहा x का मान उठा के समीकरण 2 पे रखने पे तो यहाँ पे रख दो, तो क्या आएगा, तो हमने कहा सर 2/5 x की वैल्यू है y-7 का होल स्क्वायर, y-7 का होल स्क्वायर इंटू 5 है, इंटू 5 + 3 सॉरी +7 ये 7 वाला पार्ट भूल गए, +7 भाई x की कंप्लीट वैल्यू क्या है x y-7 का होल स्क्वायर इंटू 5 + 7, y-7 का होल स्क्वायर इंटू 5 + 7। ठीक है, और यहाँ पे +3 है तो ये +3 हो जाएगा इक्वल टू y+3। डन, कंडीशन समझ में आई। हमने क्या किया, इससे x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तुमने 5 को इधर भेज दो, 2 को यहीं रहने दो, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा a² + b² - 2ab, तो 7 × 2 = 14y, बाहर 5 है, अभी 5 रहने दो, सॉल्व कर लेंगे इसको। 7 × 3 = 10, तो +10 इक्वल टू 5 ने यहाँ डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y और 5 × 3 = 15। डन,
हमने कहा सर पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, फिर 2 को अंदर ले जाना। तो 2 को अभी बाहर रहने दीजिए, 5 आएगा तो ये हो जाएगा 5y² प्लस 5 9 जा 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 चौको 20 4 24 245 माइनस 14 पंचे 70 70y प्लस 10 इक्वल टू 5y प्लस 15। क्लियर? ठीक है, हमने क्या किया, 5 को अंदर लेके चले गए। अब क्या करना है, हमने कहा इसको सिंप्लीफाई करो, 2 को अंदर लेके जाओ, तो 2 5 10y² हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 10 है तो 255 इंटू दिस, तो हमने कहा सर लिख लेंगे 2 इंटू 255 माइनस 70y इक्वल टू 5y प्लस 15। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट हट ही गया है, ब्रैकेट तो ओपन कर लिया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो 70y, ठीक है, क्या चीज है एक बार फिर समझना, क्या किया मैंने, 5y², 2 से मल्टीप्लाई 10y², 245 प्लस 10 255 इंटू 2 माइनस 70 सॉरी देखो गलती हो गई थी अभी, क्या है, तो हमने कहा सर 2 इंटू 17 140y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 140y। ठीक है, माइनस 140y इक्वल टू 5y प्लस 15। अब क्या करना है, हमने कहा सबको एक साइड ले आओ, तो हो जाएगा 10y², 2 पंचे 10 की 0, यहीं पे मल्टीप्लाई करा लो, 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 पंचे 10 की 11 की 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 510, तो प्लस 510 माइनस 140y प्लस y माइनस 5y हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 15 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10y² और 15, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 145 y, और इसको सॉल्व करोगे तो 10 में से 5 गए 5, ये हो जाएगा 0, तो 10 में से 1 गए 9, ये हो जाएगा 4, 495 बड़ी संख्या की चिन्ह प्लस तो इक्वल टू 0। या 10y² माइनस 145 प्लस 495 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, तो हमने कहा सर सब 5 से तो डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 से एक बार डिवाइड कर दो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो हो जाएगा 2y² माइनस 5, तो 5 दूनी 10, 5 9 45 प्लस 5 9 45 45 और 5 सॉरी 5 9 सा 45 45 आएगा, पूरा आएगा, फिर से 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका इक्वेशन बन गया 2y² माइनस 29 प्लस 99 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको सिंपल सा आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, देखो ऐसा मेन गेम है ये इक्वेशंस बनाने का, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है यार, 29 99 इंटू 2 करना, फैक्टर निकालना कि समय 29, काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, वैसे इजी था, एक बार मैं कहो तो करके दिखा सकता हूँ। फैक्टर्स क्या आ सकते हैं, हमने कहा सर 2 इंटू 99 11 इंटू 9 कर दोगे। ठीक है, तो यही हमारा फैक्टर होगा क्या, 11 इंटू 9 इंटू 2। अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पे 29 आ जाए, तो 9 दूनी 18, 18 प्लस 11 क्या हो गया 29 आ गया, तो 11 18 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, कर दूं, चलो अच्छा, माइनस दिस 29 18 प्लस 11 y प्लस 99 इक्वल टू 6। सॉल्व कर लेना यार, यहाँ से चीजें इजी हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी वही आपका आंसर होगा, आराम से फाइनल आंसर कर लेना। यहाँ तक की चीजें मैंने कर दी हैं, फैक्टर बता दिया आपको, क्योंकि कई सारे बच्चों को फैक्टर निकालने में दिक्कत होती है। तो ये क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एज का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, फिर से देखेंगे क्या कह रहा, वर्तमान में आशा की आयु उसकी बेटी निशा की आयु के वर्ग से 2 अधिक है। तो हमने मान लेते हैं वर्तमान में जो निशा है वर्तमान आयु x और उनकी मदर यानी आशा
उनकी y मान लेते हैं। सॉरी, क्या किया, आशा, नाक खराब कर दिया, यहां से फिर से कट है तो एक बार फिर से आएंगे 1 2 एंड 3। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो एक बहुत प्यारा सा एज का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2-3 बार आपके बोर्ड्स में आया हुआ है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सही से समझिएगा। ठीक है, क्या कह रहा कि वर्तमान में आशा की आयु उसकी बेटी निशा की आयु के वर्ग से 2 अधिक है। एट प्रेजेंट आशा एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर। तो हमने कहा सर सबसे पहले एज लेट कर लो, तो हम मान लेते हैं कि जो निशा है उसकी प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु x है और जो आशा है उनकी प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं y। ठीक है, आशा की एज x, सॉरी निशा की एज x और आशा की एज y है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या दे रखा है कि वर्तमान में आशा की आयु जो है, आशा की आयु क्या है y, उसकी बेटी निशा, निशा की आयु कितनी है x की आयु के वर्ग से 2 अधिक है। बात समझ में क्या है कि जो आशा की आयु है वो उसकी बेटी यानी डॉटर निशा की आयु के वर्ग से 2 अधिक है। आशा एज विल बी 2 मोर द स्क्वायर ऑफ द डॉटर यानी x स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजी से कंडीशन थी, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। प्रॉब्लम है सेकंड कंडीशन में, क्या कह रहा, जब निशा अपनी मां की वर्तमान आयु तक पहुंचेगी तो आशा की आयु निशा की वर्तमान आयु के 10 गुने से 1 वर्ष कम होगी। गेम चेंज। अब थोड़ा सा क्या गेम है समझना, जब निशा जो है अपनी मां की एज पहुंचेगी तो मां की एज उस समय क्या होगी। तो हमने कहा सर अगर निशा की आयु प्रेजेंट आयु x है तो अपनी मां की एज तक पहुंचने के लिए उसे x प्लस इन दोनों की एज में जो डिफरेंस है उसको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा जी, वहीं पे अगर मैं आशा की एज की बात करूं, क्योंकि रिलेशन हमारा आशा की एज की है, यही कह रहा क्या, आशा की आयु के बीच का रिलेशन देख रहा है। हमने कहा अगर यहीं पे आशा की आयु उस टाइम क्या होगी इसकी बात करूं तो क्या होगी। तो हमने कहा सर आशा की जो प्रेजेंट एज है y, उसमें इन दोनों की एज का डिफरेंस ऐड हो चुका होगा। अरे बढ़ेंगे तो दोनों की बढ़ेंगी ना। तो अगर निशा की आयु x प्लस वाई माइनस एक्स होगी, दोनों का डिफरेंस ऐड होगा, तो जो उनकी मम्मी है उनकी एज में भी तो ये डिफरेंस ऐड होगा। ठीक है, तो हमने कहा सर जो आशा की एज है वो होगी एक्चुअल में y और उन दोनों का डिफरेंस y माइनस एक्स। अब क्या कह रहा कि आशा की आयु निशा की वर्तमान आयु क्या है x। ठीक है, कह रहा निशा की वर्तमान आयु के 10 गुने से 1 वर्ष कम होगी यानी 10 टाइम्स माइनस। अगर ये बात समझ गया काम हो गया। सुनना फिर से वही मैंने कहा, एज में आगे जाओगे या पीछे, प्रेजेंट एज निशा की x है और आशा की y है। अब मैंने कहा कि सर जा रहे हैं फ्यूचर में, और फ्यूचर में कितना आगे जा रहे हैं कि जब जो निशा है वो अपनी मां की एज की हो जाए। अब निशा अपनी मां की एज की कब होगी, जब उन दोनों का जो डिफरेंस है उतनी एज बढ़ जाए। अगर मान के चलो दोनों की एज में डिफरेंस 20 साल बड़ा है, मतलब अगर उसकी मां 30 साल की है और बच्ची क्या है 10 साल की, निशा की एज अगर 10 है और उसकी मां की एज अगर 30 है, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या है 20 वर्षों का है। तो बच्ची को 30 साल पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, वो 20 वर्ष चाहिए होगा। मतलब उतनी एज करो ऐड करोगे तभी तो 30 साल की होगी। क्लियर। लेकिन उस टाइम पे उसकी मां की एज क्या होगी, वो भी तो 30 प्लस 20 हो जाएगी, है ना। तो हमने कहा सर अगर मैं इसमें निशा की एज की बात करूं तो निशा की प्रेजेंट एज वो निशा की फ्यूचर वाली जो एज होगी उसमें, मतलब निशा जब अपनी मां की एज पहुंचेगी, तो निशा जब अपनी मां की एज पहुंचेगी तो उसकी एज रहेगी x प्लस वाई माइनस एक्स। वहीं पे उनकी मदर की एज हो जाएगी y प्लस वाई माइनस एक्स। अगर ये बात समझ गए तो इस इक्वेशन को करने में, इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गई उसकी मदर की एज, और फिर क्या क्या कह रहा कि निशा की वर्तमान आयु के 10 गुने से 1 वर्ष कम है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो हो जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू 10x माइनस 1। हमने कहा सर y की वैल्यू उठा के रख दो, तो हो जाएगा 2
वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस 10x को इधर भेज दिया तो 10x प्लस में है, इधर माइनस में आएगा तो माइनस 11x हो जाएगा, और -1 है तो +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 11x प्लस 1 इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 11x 4 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन 5 टू द 10, और 10 के ऐसे फैक्टर करोगे ऐड करने में 1 आए तो 10 बन जाए 10, है ना, तो 10 और 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे, आगे इसको सॉल्व कर लोगे, क्लियर है, और एज निकल आएगी। इसमें मेन गेम यही था क्या कि प्रेजेंट एज का गेम किया कि कब वो प्रेजेंट एज में पहुंचेगी, और जब प्रेजेंट एज में पहुंचेगी यानी वो अपनी माँ की एज वाला गेम, कि जब निशा अपनी माँ की एज पहुंचेगी तो उसकी एज एक्चुअल क्या एज होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो उनका डिफरेंस है उसको जब कम खत्म कर देगी तभी उस एज में पहुंचेगी। तो आप ये 30 और 10 वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्या कि अगर मदर 30 साल की है और बच्ची 10 साल की है तो बच्ची को 30 साल पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 साल और बिताने पड़ेंगे ना। और अगर 20 साल के बाद की बात करूं तो उस कंडीशन में मदर की एज क्या होगी, मदर की एज में भी 20 साल ऐड हो जाएगा, तो मदर की एज उस समय 50, इसकी 30 होगी, तो वही गेम होगा कि एज प्लस डिफरेंस, मदर की एज प्लस उनका डिफरेंस, यानी y प्लस वाई माइनस एक्स। ये इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका समय दूरी वाला पार्ट। समय दूरी और गति, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक डायरेक्टली टाइम्स वाला है, मतलब कि डिस्टेंस है जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, और एक आपका स्ट्रीम वाला आएगा जब बोट और नाव धारा वाली बात होगी, नाव और धारा वाली बात होगी। दोनों के लिए थोड़ी कंडीशन डिफरेंट होती है, याद रखिएगा, काम हो जाएगा। क्या कि अगर जैसे ये क्वेश्चन है, क्या करना होता है ये बात समझते हैं। मैंने कहा सर फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, क्या, स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का, है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका यूज तो करेंगे, इसके अलावा क्या चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्वियस सी बात है कंपेयर करेंगे तो दो ऑब्जेक्ट की करेंगे, या सिंगल ऑब्जेक्ट में भी करेंगे तो भी दो कंडीशंस होंगी, क्लियर, और जैसी कंडीशन हुई उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। तो अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, लेट कर लेता हूं ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, और इनके बीच में बात करो तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनकी वेलोसिटी में हमेशा क्या होगा, मान चलो ए की वेलोसिटी अगर x और y की वेलोसिटी b की वेलोसिटी y है, तो दोनों कब मिलेंगे, x माइनस वाई, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है ए और बी, तो ये इधर है और बी इस साइड है, और दोनों मीट कब करेंगे, अगर मीट करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, बस इतनी सी कहानी। अभी तो इसके लिए ये समझ लो क्या कि अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक को इसको ओवर कवर करना पड़ेगा तभी तो दोनों मिलेंगे। तो इन दिस कंडीशन में दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, जो बड़ी होगी वो छोटे को सब्ट्रैक्ट कर रही होगी। सेम वे में अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मतलब इधर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो इधर और इधर हुआ तब तो कोई फायदा नहीं, लेकिन दोनों अगर टूवर्ड्स हैं एक ही डायरेक्शन में, ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड आ रहा है, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इस बात को याद रखना, इक्वेशन बन जाएगा। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं, फिर बात करते हैं। कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 300 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड। हमने कहा ठीक है सर, इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीजिंग बाय 5 किलोमीटर एन आवर then the journey would have been taken 2 hours less. Find the original speed of the train. फिर से समझ लो हिंदी वालों भैया, क्या एक रेलगाड़ी स्थिर गति से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, डिस्टेंस हमारी क्या हो गई 300 किलोमीटर। हमने कहा ठीक है सर, यदि रेलगाड़ी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो माना हमारी चाल क्या है या गति क्या है, x है, ठीक है, और इसको हमने क्या कह रहा है कि x प्लस 5 कर दिया जाए, तो क्या डिफरेंस आएगा, बढ़ा दिया जाए तो यात्रा 2 घंटे कम लगेगा। अब सुना,
डिस्टेंस तो फिक्स हो गई कांस्टेंट 300 किलोमीटर। पहले जब कोई चेंज नहीं किया था तो वेलोसिटी मान लेते हैं x थी। अगर वेलोसिटी x थी तो पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो हमने कहा सर अगर वेलोसिटी है तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी है 300 और टाइम हमारा क्या है x। सबसे पहले जब हमारी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से वर्क कर रहे थे, ठीक है, तो हमको कितना टाइम लगेगा 300 अपॉन x आवर लगेगा अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने पे, ठीक है। अच्छा जी, अगर डिस्टेंस आप स्पीड बढ़ा दी x+5, अगर स्पीड x+5 है, डिस्टेंस में हमारी 300 है, तो टाइम कितना लगेगा 300 अपॉन x+5, ठीक है, टाइम कम लग जाएगा। और क्या कह रहा कि बढ़ा दी जाए तो यात्रा 2 घंटे कम लगेगा, यानी दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 आवर्स हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बन गया। फिर से एक बार समझ लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग लगेगा, ये अलग चीज है। इसमें सिंपल सा एक ही ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में कंपेयर की बात कर रहा है, तो क्या चीजें हैं और क्या चीजें दिमाग में रखनी है। तो पहले कौन सा टर्म कांस्टेंट है, हमने कहा था डिस्टेंस कांस्टेंट है, ए से बी तक जाने की डिस्टेंस कांस्टेंट है। उसने कहा पहले अगर x मान लेते हैं कि उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी x, तो जब x चला तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 300 अपॉन x। लेकिन जब वेलोसिटी बढ़ा दी तो टाइम कम होगा, यानी 300 अपॉन क्या x+5, ये आपका टाइम हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर पहले पहुंच 2 आवर पहले पहुंच रहे ना, तो ये बन गया। क्लियर, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। आ जाओ यहां कर दें, तो हमने कहा सर ये होगा 300 अपॉन x माइनस 300 अपॉन x+5 इक्वल टू कितना 2। सिंप्लीफाई मैं कर दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोग करिएगा। 300 कॉमन लेके 300 कॉमन ले लो इससे। अच्छा क्या होगा, सॉल्व करोगे ये x+5, ये माइनस x अपॉन में x+5 आ जाएगा इक्वल टू 2। इसको सॉल्व भी कर लोगे तो ये 150 आ जाएगा, तो हो गया 150, ठीक है। x से x कट गया 5 और अपॉन में x² x+5, सॉरी क्या हो जाएगा समझना, मैंने कहा सर ये हो जाएगा 5 अपॉन x² + 5x इक्वल टू 1। इसको उधर भेज दो, 5 से ही हो जाएगा, 5 15 15 75 75, यानी 750 इक्वल टू x² + 5x। 750 उधर भर जाएगा तो हो जाएगा x² + 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। सेवन 750 के ऐसे फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट करने में आ जाए 5, काम खत्म। 25 टाइम 75, अब 25 × 30 कर दो भाई, फैक्टर क्या होगा 25 × 30, 25 टाइम 75 750 आएगा, 25 में 30 गए 5, फैक्टर करके फाइनल आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर यहाँ आ गया क्या x² + 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। 25 और 30 तो हो जाएगा x² + 30 माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो होगा x² + 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे x कॉमन तो x + 30, 25 कॉमन माइनस 25 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x + 30। ओवरऑल में आंसर आ गया x + 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x की वैल्यू आ गई -30 और 25, तो निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। तो वर्तमान रेल की मूल गति क्या होगी 25 किलोमीटर पर आवर होगी, यूनिट जरूर डाल दीजिएगा, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी किसकी, रेलगाड़ी की। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन जब लेट होगा या जल्दी होगा, है ना, तो उसको इसी तरीके से अप्रोच करेंगे। तो ये दूरी डिस्टेंस टाइम वाले का एक क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है। और आपका 2 पॉइंट वाली बात मैंने कर ली कि अगर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में कंपेयर कर रहा है तो आपको क्या करना है,
ये सारी चीजें रिलेट करनी है कि वो अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। लेकिन ये तब है जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, सिर्फ रेलगाड़ी की थी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, तो जब वेलोसिटी या तो बढ़ेगी या तो घटेगी तो उसकी टाइम में डिफरेंस आएगा। तो इसमें बस ये आपको देखना है कौन सी चीज कांस्टेंट है और उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना देना। जैसे यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट थी, टाइम और वेलोसिटी में रिलेशन की बात कर रहे थे, तो हमने दोनों का डिफरेंस आपका 2 कर दिया। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये चीज याद रखेगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया क्या, बोर्ड वाले क्वेश्चन। अब बोर्ड वाले क्वेश्चनों में जो प्रॉब्लम होती है वो तुम्हारी होती है कि क्या किया जाए जब प्रतिकूल या अनुकूल वाली कंडीशन आती है ना। प्रतिकूल या अनुकूल वाली बात। प्रतिकूल मतलब क्या हो गया, बोट रो इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ लो काम हो जाएगा। तो मान चलो ये हमारी बोट है जिसकी वेलोसिटी x है और ये हमारी स्ट्रीम यानी धारा है जिसकी वेलोसिटी y है। तो अगर दोनों की वेलोसिटी क्या है भैया, धारा है, ठीक है, और आपका बोट है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ये हमारा क्या है, डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में एक चीज क्या रखोगे यार कि भैया दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि बोट की वेलोसिटी तो x है और स्ट्रीम की वेलोसिटी y है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये y जो है स्ट्रीम क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी को सपोर्ट करेगी ना। तो इन दिस केस क्या होगा कि दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ आपका, प्रतिकूल, सॉरी अनुकूल। अब अगर क्या है आपका अप स्ट्रीम की बात कर लो, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा कि भैया ये हमारी बोट है, बोट की डायरेक्शन ये है और स्ट्रीम की डायरेक्शन यानी धारा की डायरेक्शन ये है, यानी अपोजिट है, ये x है ये y है। तो इस कंडीशन में दोनों की जो वेलोसिटी होगी x माइनस वाई होगी। मेन गेम यही क्या कि जब प्रतिकूल होगा तो सब्ट्रैक्शन, अनुकूल होगा तो एडिशन, ठीक है। सॉरी हाँ, यदि दोनों नाव की धारा प्रतिकूल है तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल ये वाला पार्ट और अनुकूल तो दूसरा वाला पार्ट होगा, यानी डाउन स्ट्रीम अनुकूल, डाउन स्ट्रीम है तो क्या होगा, वेलोसिटी आपकी क्या होगी, ऐड होगी, और जब अप स्ट्रीम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। यानी प्रतिकूल हुआ तो सब्ट्रैक्शन, अनुकूल हुआ तो एडिशन, ठीक है। अगर इस चीज को ध्यान रखोगे इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पे मैं इक्वेशन बनाऊंगा, बाकी आप लोग सॉल्व कर लोगे जल्दी से। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है, स्वाति कैन रो हर बोट इज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। स्वाति स्थिर जल में, तो मान लो स्थिर जल में यानी धारा की जो वेलोसिटी है वो मान लो x है और बोट यानी नाव की जो वेलोसिटी है वो y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा जी, तो स्थिर जल में अपनी नाव 5 किलोमीटर घंटे से चला सकती है। अब देखो उसने नाव की स्पीड दे दी, स्थिर जल में अपनी नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा चला सकती है, तो नाव की स्पीड आ गई क्या, 5 किलोमीटर पर आवर उसने दे दिया। और यदि उसकी नाव को धारा के प्रतिकूल 5.25 किलोमीटर चला जाए, तो हमने कहा सर डिस्टेंस तो हमें दे गई कितनी, 5.25 किलोमीटर, ये हमें डिस्टेंस गिवन हो गई। हमें नाव भी पता चल गई, नाव की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस हमारी 5.2 किलोमीटर है। आए है, क्या बात है, इजी क्वेश्चन हो गया। अगर प्रतिकूल 5.2 किलोमीटर चलाने में धारा के अनुकूल के लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है, टाइम कब ज्यादा अधिक लगेगा, प्रतिकूल में कि अनुकूल में। तो हमने कहा सर यदि नाव के धारा के प्रतिकूल 5.25 किलोमीटर चलाने में धारा के अनुकूल लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है, लौटने की तुलना में क्या कर रहा है, 1 घंटा अधिक लग रहा है, तो क्या कहानी है। तो हमने कहा सर जब एक साइड जाएगी प्रतिकूल जाएगी तो वेलोसिटी x प्लस वाई हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो गई, x प्लस वाई,
डिस्टेंस पता है, टाइम का गेम खेल रहा है, 1 घंटे का डिफरेंस वही, तो हमने सर टाइम क्या होगा, तो पहले के लिए 5.25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई और दूसरा माइनस 5.25 अपॉन, अब एक चीज समझना, यहां माइनस यहां होगा, डाउन स्ट्रीम, भाई देखो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई और स्ट्रीम में x माइनस वाई, जब अप स्ट्रीम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, डाउन स्ट्रीम होगा टाइम कम लगेगा। भैया जब धाराएं क्या होंगी, विपरीत होगी, तो ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हें डिस्टेंस पहुंच कवर करने में, तो यानी ये डिस्टेंस क्या, ये टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी 5 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये x प्लस वाई और इक्वल टू हो जाएगा, डिफरेंस कितना है, टेक 1 आवर मोर तो इक्वल टू 1। बस इतनी सी कहानी है, दिमाग में रखना क्या, जब भी डाउन स्ट्रीम वाला केस आएगा तो x प्लस वाई, अप स्ट्रीम वाला केस आएगा x माइनस वाई। अब ये क्या कह रहा है कि भैया a से b जैसे पहुंचे, इनकी बीच की डिस्टेंस 5.25 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5.25 किलोमीटर। तो हमने कहा सर प्रतिकूल जाने में और वापस आने में इन दोनों की जो टाइम में डिफरेंस है वो 1 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या कह रहा था, 9 की धारा के प्रतिकूल, जब प्रतिकूल चला तो टाइम डिस्टेंस, वो टाइम कितना लगेगा, 5.25 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, और जब अनुकूल चलेगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 1, काम खत्म। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है और इसी टाइप से एज के क्वेश्चन होंगे, देख लेना। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आपको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वो 2 वेरिएबल वाले पार्ट में भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया, तो वहां जाकर के आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो क्या कहानी आएगी इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो जब भी ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी तो आपको क्या, ट्रायंगल है, आयात है, वर्ग है, इन सब के एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी काम आएगा, ठीक है। और जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, अब रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगी, हमने कहा सर, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। एक सेकेंड फिर से हम बना देते हैं, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। कह रहा कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 82 मीटर है, तो लेंथ मान लेते हैं x और विड्थ मान लेते हैं y, परिमाप यानी पेरीमीटर दे रखा है कितना, 82, इसका क्षेत्रफल 400 मीटर है, वर्ग मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, बहुत आसान सवाल हो गया, पेरीमीटर गिवन है 82 और एरिया दे रखा है, तो हमने कहा परिमाप इतना और क्षेत्रफल कितना दे रखा है, कितना 400। लेट कर लो, लंबाई x चौड़ाई y, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमने कहा परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ पर लेंथ प्लस विड्थ यानी x प्लस वाई इक्वल टू 82, यहां से बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 41, है ना, 2 चौका 8, 2 एकम 2, क्षेत्रफल यानी x इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा 400, यहां से y की वैल्यू निकाल लो, क्या होगा 400 अपॉन x, या x की वैल्यू निकालो, डायरेक्टली तुमको y निकल आएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, विड्थ बतानी है, तो विड्थ मैंने क्या, चौड़ाई मैंने मान ली है y, तो y इक्वल टू x इक्वल टू वैल्यू निकाल लो, x क्या होगा 400 अपॉन y, इससे y का इक्वेशन बन जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू रख दोगे तो बनेगा 400 अपॉन y प्लस y इक्वल टू 41। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 400 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 41y प्लस 400 इक्वल टू, अब 400 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने में 41 आ जाए, इसको आप लोग खुद से करेंगे। क्लियर है, ठीक है, सेम क्वेश्चन था, ये कहानी हो गई। देखो ऐसा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने अच्छे से आते हैं, बस प्रॉब्लम कहाँ होती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाने वाले पार्ट में, ठीक है।
तो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर अब भी ना समझ में आए तो एक दो बार रिपीट करिएगा, नहीं तो मेरे लास्ट लेक्चर में आप जाओगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में, जहां 2-4 वाले रैखिक समीकरण वाले इक्वेशंस में, मतलब उस पे लेक्चर में, तो वहां पे मैंने ये चीज बहुत डिटेल में बताई आराम से। ठीक है, तो एक बार वहां जाइएगा, आराम से रीचेक करिएगा, चीजों को समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें करनी हो क्या नहीं करनी है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। चीजों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। क्लियर? क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और जय हिंद।